अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 18 है और आज भी हमने क्या पढ़ना है, ऑटो 41। इससे पहले 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी ऑटो 41 से रेलेवेंट पढ़ चुके हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में, जिनकी जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनमें हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 22 तक डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 23 पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रूल नंबर 23 किस हवाले से है, ये भी एपलेट कोड की पावर्स से रेलिवेंट है। कौन सी पावर्स रूल नंबर 23 के अंडर बताई हुई हैं? पावर टू रिमांड अ केस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम रूल नंबर 23 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमांड का क्या मतलब है। रिमांड का क्या मतलब है? टू सेंड बैक, यानी कि किसी चीज़ को रिटर्न करना, वापस भेजना। तो रिमांड ऑफ केस का क्या मतलब है? टू सेंड बैक अ केस टू ट्रायल कोर्ट, यानी कि ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजना। किस पर्पज़ के लिए, क्यों केस को वापस भेजा जाएगा? फॉर द पर्पज़ ऑफ री ट्रायल, ताकि वो जो ट्रायल कोर्ट है वो उस मैटर को दोबारा से सुने, दोबारा से ट्राई करे और उसके ऊपर दोबारा डिसीजन दे। तो रिमांड कौन करेगा? एपलेट कोर्ट। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सिविल जज के पास एक मैटर था। सिविल जज ने उस मैटर को डिसाइड किया, यानी कि डिक्री पास की। अब जो पर्सन उस डिक्री से एग्रीव था, उसने उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपील सुन रहा है, तो ये कौन सा कोर्ट है? एपलेट कोर्ट। और जिस कोर्ट ने उस मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुना है, अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुना है, वो कोर्ट कौन सा है? ट्रायल कोर्ट है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो उस अपील को सुन रहा है, दिस एपलेट कोर्ट इज इम्पावर्ड टू रिमांड केस। तो ये जो एपलेट कोर्ट है जो कि अपील को सुन रहा है, इट इज़ इम्पावर्ड, इसके पास ये पावर है कि वो उस मैटर को जिसके खिलाफ वो अपील सुन रहा है, वो उस मैटर को रिमांड कर सकता है, सेंड बैक कर सकता है, वापस भेज सकते हैं। कहाँ पर? इस सिविल जज के पास, इस ट्रायल कोर्ट के पास। इस पर्पज़ के लिए कि ये जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मैटर को दोबारा सुने और दोबारा से इसके ऊपर डिसीजन दे। तो केस रिमांड कौन करता है? एपलेट कोर्ट। और कहाँ पर रिमांड करता है, कहाँ पर वापस भेजता है? उस कोर्ट में जिसने उस मैटर को डिसाइड किया है, यानी कि ट्रायल कोर्ट। तो जनरली तमाम एपलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो केस को रिमांड कर सकता है। ठीक है, तो अंडर रूल 23 भी कोर्ट पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अंडर रूल 23 भी कोर्ट रिमांड को ऑर्डर कर सकता है। 24-25 के अंदर भी कर सकता है। रूल 23 वाले रिमांड में और 24-25 वाले रिमांड के अंदर क्या फ़र्क है? रूल नंबर 23 के अंडर कोर्ट रिमांड को ऑर्डर कब कर सकता है? कि जब लोअर कोर्ट ने, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने, उस केस को डिस्पोज ऑफ किया था। कैसे पॉइंट के ऊपर? प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया था, यानी कि मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया था। 24-25 वाला रिमांड कब होगा? कि जब लोअर कोर्ट ने उस केस को मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास जो मैटर है वो उसको किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ करता है और उसके खिलाफ फिर अपील फाइल की जाती है। फिर अपीलेट कोर्ट जब रिमांड करेगा तो वो रिमांड कब होगा? अंडर रूल 23। और अगर ये जो ट्रायल कोर्ट है वो किसी मैटर को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करता है, फिर वो जो पर्सन एग्रीव्ड है वो जब एपीलेट कोर्ट के पास जाएगा, तब एपीलेट कोर्ट जो रिमांड करेगा फिर वो रूल नंबर 23 के अंडर नहीं होगा, रूल नंबर 24 या 25 के अंडर होगा। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 23 के एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 23 के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद जो बैरक की लैंग्वेज है हम उसे पढ़ेंगे, फिर आपको उसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है? इंटायर सूट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि जो लोअर कोर्ट है उसने पूरे सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ किया हो। यानी कि जो लोअर कोर्ट की डिक्री है वो किस तरह की डिक्री होनी चाहिए? फाइनल डिक्री होनी चाहिए। फाइनल डिक्री के खिलाफ अपील है, तब एपीलेट कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो लोअर कोर्ट है उसने पूरे सूट को डिस्पोज ऑफ किया हो। अगर सिर्फ उसका कोई पोर्शन डिस्पोज ऑफ हुआ होगा तब रूल नंबर 23 एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या चीज़ ज़रूरी है? इंटायर सूट, होल सूट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि फाइनल डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अगर अपील फाइल होगी तो वहाँ पर रूल नंबर 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा एसेंशियल है। अभी जो दूसरा एसेंशियल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपको रूल नंबर 23 भी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एसेंशियल पॉइंट क्या है? डिस्पोजल ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट, यानी कि जो वो इंटायर सूट डिस्पोज हुआ है वो किस पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ हुआ हो? किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ हुआ हो, यानी कि मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ ना हुआ हो। तो प्रिलिमिनरी पॉइंट कैसे पॉइंट को कहते हैं? ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से सूट की कंप्लीट हेयरिंग नहीं हुई। प्रिलिमिनरी पॉइंट रेफर्स टू एनी इशू ऑफ लॉ और फैक्ट, किसी भी सूट के अंदर कोई भी इशू ऑफ लॉ या फिर फैक्ट, द डिसीजन ऑफ विच, जिसके ऊपर फैसला देने की वजह से अवॉइड्स फुल हेयरिंग ऑफ सूट, जिसकी वजह से सूट की कंप्लीट हेयरिंग नहीं हो सकी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लोअर कोर्ट ने एक मैटर को डिसाइड किया। लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई इस मैटर को नहीं सुना जाएगा बिकॉज यहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। तो ये क्या है? प्रिलिमिनरी पॉइंट। यहाँ पर इसकी वजह से कोर्ट ने उस मैटर को नहीं सुना। इसी तरह एक और एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, लोअर कोर्ट एक मैटर के हवाले से कह देता है कि इट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, वो उस मैटर को नहीं सुनता, उसके ऊपर डिसीजन दे देता है कि इट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन। तो ये भी क्या है? प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिसीजन है। इसी तरह कोर्ट अगर ये कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता और इस बुनियाद पर
और इस बुनियाद पर सूट को डिस्पोज ऑफ कर देता है तो ये भी क्या है, प्रिलिमिनरी पॉइंट। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि लोअर कोर्ट के पास एक मैटर आया और लोअर कोर्ट ये कहता है कि ये जो सूट है ये जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करता है वो डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के हैं, दीज आर इनएडमिसिबल एविडेंसेस, और कोर्ट उस मैटर को नहीं सुनता, उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो ये सारे क्या हैं, प्रिलिमिनरी पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से उस मैटर को नहीं सुना गया। ठीक है, तो अगर तो ऐसा होता है कि जो लोअर कोर्ट है वो किसी मैटर को मुकम्मल तौर पे सुनता है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं उनको सुनता है, तब अगर उसके ऊपर कोई डिसीजन देगा वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोर्ट मैटर को डिस्पोज ऑफ करता है ऑन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट। और प्रिलिमिनरी पॉइंट किसको कहते हैं, ऐसा किसी भी सूट के अंदर ऐसा इशू ऑफ लॉ या ऐसा इशू ऑफ फैक्ट विच अवॉइड्स फुल हियरिंग ऑफ सूट, जिसकी वजह से उस सूट को मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। थर्ड एसेंशियल क्या है, रूल नंबर 23 का, डिक्री रिवर्स्ड बाय एपेलेट कोर्ट। जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है, जो लोअर कोर्ट ने किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को, उस डिक्री को एपेलेट कोर्ट ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट ने मैटर को डिसाइड किया कि यहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है, एपेलेट कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स कर देता है, यानी कि एपेलेट कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि एपेलेट कोर्ट मस्ट रिवर्स द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट। तो अपील के अंदर जब एपेलेट कोर्ट डिक्री को रिवर्स करता है तब फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस सूट को रिमांड कर सकता है, उस केस को रिमांड कर सकता है, ट्रायल कोर्ट को वापस भेज सकता है ताकि वो जो ट्रायल कोर्ट है वो उस मैटर को दोबारा से सुने। ठीक है, तो जो रूल नंबर 23 के अंडर जो कोर्ट को पावर दी गई है रिमांड की, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर तो कोर्ट चाहे तो उस मैटर को रिमांड करे, यानी कि जब कोर्ट ने डिक्री को रिवर्स किया है तो अगर तो कोर्ट चाहे तो उस मैटर को रिमांड करे, या अगर कोर्ट चाहे तो वो उसको रिमांड करने के बजाय खुद भी उस मैटर को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोर्ट रूल नंबर 24-25 के अंदर जो उसको पावर्स दी हुई हैं केस को डिसाइड करने के लिए, उन पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकता है। फिर यही रूल नंबर 23 क्या बताता है कि जब कोर्ट रिमांड का ऑर्डर करेगा तो उसके साथ साथ कोर्ट डायरेक्शंस भी दे सकता है, यानी कि एपेलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शंस भी दे सकता है कि किस तरह जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मैटर को डिसाइड करे, किस तरह वो उस मैटर का ट्रायल चलाए। तो क्या क्या डायरेक्शंस दे सकता है, कोर्ट बता सकता है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है व्हाट इश्यूज शेल बी ट्राइड इन केस सो रिमांडेड, के जो केस रिमांड किया गया है उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज को ट्राई करना है। तो एपेलेट कोर्ट उन इश्यूज़ के बारे में लोअर कोर्ट को बता सकता है कि ये इश्यूज़ लोअर कोर्ट ने ट्राई करने हैं। इसके अलावा और क्या डायरेक्शन देगा, टू री एडमिट सूट अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, कि अब जो मैटर रिमांड कर दिया गया है तो उस सूट को री एडमिट करे लोअर कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर, यानी कि वो ओरिजिनल नंबर जो कि पहले से था। ऐसा नहीं होगा कि जब केस को रिमांड किया जाएगा तो फिर उस सूट को नया नंबर दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पहले उस सिविल सूट का नंबर 27 था ऑफ 21, यानी कि 2021 का वो सूट नंबर 27 था, तो जब उस केस को रिमांड किया जाएगा तब भी उसको वही नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है वही दिया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, यानी कि उस रजिस्टर में जो कि सिविल सूट्स को रजिस्टर करने के लिए रखा हुआ है। तो एपेलेट कोर्ट डायरेक्शन देगा कि सूट को अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर री एडमिट किया जाए। और लास्ट में क्या है, एंड टू डिटरमिन द सूट, यानी कि जो लोअर कोर्ट है वो इस मैटर को दोबारा सुने, इसका ट्रायल चलाए और इस मैटर को डिटरमिन करे। डिटरमिन का मतलब क्या है, यानी कि इसको डिसाइड करे। कैसे डिसाइड करे, ऑन मेरिट्स, क्योंकि पहले क्या था, पहले लोअर कोर्ट ने किस तरह डिसाइड किया था, ऑन सम प्रिलिमिनरी पॉइंट, प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर ही कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था। तो जब केस रिमांड होगा तो लोअर कोर्ट क्या करेगा, अब उस मैटर को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करेगा, मेरिट्स के ऊपर उसका दोबारा डिसीजन देगा। ठीक है, तो रूल नंबर 23 क्या कहता है कि जब लोअर कोर्ट ने किसी मैटर को किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ किया होगा और अपील के अंदर उस डिक्री को अगर एपेलेट कोर्ट रिवर्स कर देगा तो एपेलेट कोर्ट के पास पावर है, इख्तियार है कि वो उस मैटर को, वो उस सूट को रिमांड कर सकता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में वापस भेज सकता है कि ट्रायल कोर्ट उसको दोबारा से डिसाइड करे। अब यहीं पर हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इनहेरेंट पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर जो रूल नंबर 23 है इसकी जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि लाजमी है कि लोअर कोर्ट ने प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर मैटर को डिस्पोज ऑफ किया हो, तो जहाँ पर रूल नंबर 23 के रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल्स पूरे नहीं होते तब भी कोर्ट रिमांड को ऑर्डर कर सकता है अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स, यानी कि अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC। तो अंडर सेक्शन 151 भी कोर्ट केस को रिमांड कर सकता है, कब, जब रूल नंबर 23 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मुकम्मल नहीं होती। अब हम रीड करते हैं जो बुक के अंदर, बैरक के अंदर रूल नंबर 23 जिस तरह लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 23 क्या कहता है, वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रेफर्ड हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द सूट अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट, कि जब वो कोर्ट जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की गई है उस कोर्ट ने उस सूट को डिस्पोज ऑफ किस तरह किया हो, अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट, किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर,
एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील, और इस डिसीजन को अपील के अंदर रिवर्स कर दिया जाए। द एपीलेट कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, यानी कि एपीलेट कोर्ट अगर चाहे तो क्या कर सकता है, बाय ऑर्डर रिमांड द केस। एपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, रिमांड का ऑर्डर कर सकता है, एंड में फर्दर डायरेक्ट, और इसके अलावा क्या क्या डायरेक्शंस दे सकता है, व्हाट इशू और इशूज़ शेल बी ट्राइड इन द केस, तो रिमांडेड के वो केस जो रिमांड किया गया है उसके अंदर क्या क्या इशूज़ ट्राई करने हैं, एंड शेल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड, और अपीलेट कोर्ट क्या करेगा, अपने जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी भी भेजेगा लोअर कोर्ट को, ठीक है, विद डायरेक्शंस, और साथ क्या डायरेक्शंस देगा, टू री एडमिट द सूट अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, और साथ डायरेक्शंस देगा कि सूट को दोबारा री एडमिट किया जाए उसके ओरिजिनल नंबर के अंदर ही, एंड प्रोसीड टू डिटर्मिन द सूट, और जो लोअर कोर्ट है वो क्या करे, उस सूट को डिटर्मिन करे, यानी कि उस सूट को आप मेरिट्स के ऊपर डिटर्मिन करें। आगे क्या है, एंड द एविडेंस इफ एनी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल ट्रायल शेल सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस बी एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल आफ्टर रिमांड, यानी कि जब ट्रायल कोर्ट मैटर को पहली बार सुन रहा था तब अगर जो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए थे तब भी वो एज अ एविडेंस ही रहेंगे जब कोर्ट उस मैटर को दोबारा सुनेगा। तो रूल नंबर 23 एपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि जब लोअर कोर्ट ने किसी मैटर को प्रिलिमिनरी पॉइंट पर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ किया होगा और एपीलेट कोर्ट अगर उस डिसीजन को, उस डिक्री को अपील के अंदर रिवर्स कर देता है, तो इसके साथ साथ एपीलेट कोर्ट के पास क्या पावर दी हुई है कि एपीलेट कोर्ट केस को रिमांड कर सकता है और साथ डायरेक्शंस भी दे सकता है कि किन किन इश्यूज़ को लोअर कोर्ट ने ट्राई करना है, किस तरह ट्राई करना है, और साथ अपने इस रिमांड के जो ऑर्डर है और जो जजमेंट है, अपने ऑर्डर और जजमेंट की कॉपी भी भेजेगा लोअर कोर्ट को, और साथ ये डायरेक्शन देगा कि केस को दोबारा से री एडमिट किया जाए अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर, और क्या डायरेक्शन देगा कि जो लोअर कोर्ट है वो इस मैटर को डिटर्मिन करे, यानी कि लोअर कोर्ट इस मैटर का दोबारा से ट्रायल चलाए और इस मैटर को डिसाइड करे। कैसे डिसाइड करे, ऑन इट्स मेरिट्स, यानी कि आफ्टर फुल हेयरिंग। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो रिमांड का ऑर्डर है अंडर रूल 23 ये अपीलेबल है या नहीं है। तो दिस ऑर्डर इज़ अपीलेबल ऑर्डर, इसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 अलाउ करता है कि आप रिमांड ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो। फिर इसके अलावा सेक्शन 105 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, A party not appealing against remand order will not be allowed to challenge it later। तो इस सेक्शन को तो वैसे आप पढ़ चुके हो जब आपने अपील अगेंस्ट ऑर्डर का टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर सेक्शन 105 को डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। सेक्शन 105 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि वो पर्सन जो कि रिमांड के ऑर्डर से एग्रीव्ड है, वो पार्टी जो रिमांड ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो अगर वो उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं करती तो बाद में वो इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती। यानी कि किस तरह लोअर कोर्ट के पास वो मैटर दोबारा चला गया, लोअर कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर लिया, अब जो डिसीजन आया मेरिट्स के ऊपर उसके खिलाफ जब अपील फाइल की जाएगी वहां पर रिमांड ऑर्डर को डिस्कस नहीं किया जाएगा, वहां पर पार्टी रिमांड ऑर्डर को ग्राउंड बनाकर अपील फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, तो जनरली क्या है, रिमांड का ऑर्डर किस तरह है, एक अपीलेबल ऑर्डर है। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्ट फी के मैटर को, यानी कि उस फीस की बात हो रही है, उस कोर्ट फी की बात हो रही है जो कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ एपीलेंट ने लगाई थी, मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ एफिक्स की थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोर्ट रिमांड का ऑर्डर करता है तब तो क्या हो रहा है कि कोर्ट उस मैटर को नहीं सुन रहा, बल्कि उसने लोअर कोर्ट को वापस भेजा है, ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा है कि वो उस मैटर को दोबारा से सुने। तो अब उस कोर्ट फीस का क्या होगा जो कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ लगाई गई थी। सेक्शन 13 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870 क्या कहता है कि जब एपीलेट कोर्ट रिमांड का ऑर्डर करेगा तो ये मैंडेटरी है, यानी कि लाजमी है एपीलेट कोर्ट के ऊपर कि वो रिफंड करेगा कोर्ट फीस को, यानी कि कोर्ट फीस को वापस करेगा। तो जब भी कोर्ट रिमांड का ऑर्डर करेगा तो जो मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ जो फीस अफेक्स की थी उस फीस को लाजमी एपीलेट कोर्ट रिटर्न करेगा, रिफंड करेगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको रूल नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।